आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा जहां पर एक आईएएस ऑफिसर सभी लोगों के सामने कान पकड़कर माफी मांगते हुए दिख जाएंगे। ये व्यक्ति कान पकड़कर सभी के सामने सिटअप लगाते हुए दिख जाएंगे। ये जो आपको बीच में शख्स दिख रहा है ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये एक आईएएस ऑफिसर हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इनको कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद में अभी इनके ऊपर गवर्नमेंट ने भी एक तगड़ा एक्शन लिया है, उस वजह को भी हम समझेंगे। इनका नाम है आईएएस रिंकू सिंह राय। मैंने इनके बारे में 2022 में एक वीडियो बनाकर दिया दिया था। जिस समय ये आईएएस ऑफिसर बने थे, ये 2022 में सिलेक्ट हुए थे, उस समय मैंने आपको वीडियो बना के दिया था क्योंकि इनकी जो जर्नी थी वो काफ़ी लंबी जर्नी रही थी इनकी। इन्होंने लगातार 16 अटैम्प्ट दिए थे और 16वें अटैम्प्ट में ये ऑफिसर बने थे। इन्होंने करप्शन के खिलाफ भी एक लंबी जंग लड़ी। इन्होंने करप्शन का विरोध किया, इसके कारण इन पर हमला भी हुआ। उस हमले में इनके ऊपर करीब 7 गोलियां चलाई गई, जिसके कारण आप इनकी स्थिति देख सकते हैं। इनकी जो जबड़े की स्थिति जो हो रखी है वो उसी हमले में हुई थी। कुछ लोगों ने इन पे आरोप लगाया कि इनकी जो मेंटल कंडीशन है वो सही नहीं है, इसके कारण इनको मेंटल हॉस्पिटल भी भेजने की कोशिश हुई। इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे आखिर ये है कौन रिंकू सिंह राय। इनकी पूरी जानकारी को लेते हैं। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये यूपी से वायरल हो रहा है। यूपी के शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट का ये वीडियो है। उस समय जो रिंकू कुमार राय हैं ये एसडीएम के पद पे यहाँ पे तैनात थे और ये अपने ही डिपार्टमेंट में जा रहे थे, अपने ही ऑफिस में जा रहे थे। तो वहाँ पे ये देखते हैं कि एक व्यक्ति पब्लिकली टॉयलेट कर रहा है। जैसे ये इस घटना को देखते हैं तो ये इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब पता चलता है कि सभी एडवोकेट, मतलब वो जो वकील, वो जो व्यक्ति होता है वो कोई आम व्यक्ति नहीं, वो एक एडवोकेट यानी कि एक वकील होता है। जब वो वहाँ पे ऑफिस पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे इस बात को देखते हैं कि सभी वकील हैं वो उनके सामने धरना देने के लिए बैठ जाते हैं। और उनका कहना ये होता है कि आप जिस व्यक्ति को डांट रहे हैं, जिस व्यक्ति को फटकार रहे हैं, आपको इस बात को समझना होगा कि जो पब्लिक टॉयलेट है उनकी स्थिति कैसी हो रखी है। आप सजा देने के लिए तो दे सकते हैं, पर आपको ये बात भी समझनी होगी कि पब्लिक टॉयलेट की स्थिति बुरी है। इसके कारण लोग वहाँ पे नहीं जाके पब्लिकली टॉयलेट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास में बेटर व्यवस्था आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जब ये बात उनको पता चलती है तो उनको लगता है कि हाँ, उनसे गलती तो हुई है। इसके कारण वो सभी के सामने पब्लिकली माफ़ी मांगते हैं और खुद ही कान पकड़ के सिटअप लगाने लग जाते हैं। सिटअप लगाते हुए इस बात को भी वो बोलते हैं कि देखो मेरी गलती तो है, सीधी सी बात है कि पूरे डिपार्टमेंट का सबसे सीनियर ऑफिसर मैं हूँ, तो सबसे पहले गलती मेरी है, इसके कारण मुझे सबसे पहले माफ़ी मांगनी होगी। और इस बात को भी बोलते हैं कि मुझे सिटअप लगाने में कोई शर्म नहीं आ रही है। और वो इस एक्सरसाइज को करके सभी लोगों के मन में ये भाव उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं कि ऑफिसर हो लेकिन आप लोगों के साथ में बैठता हूँ, आप लोगों के लिए खड़ा हूँ। ये कहीं ना कहीं उनका भाव रहा होगा। जब ये वीडियो वायरल हो जाता है तो ओवरऑल सीधी सी बात है कि ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखने में, समझने में, इमोशनली अगर सोचा जाए तो ये वीडियो आपको लग सकता है कि यहाँ पे सही है, उन्होंने जो काम किया वो अच्छा काम किया। बट अगर अपन एक ऑफिसर के लेवल पे समझेंगे तो क्या एक ऑफिसर को ऐसा काम करना चाहिए? अगर हम ऑफिसर के लेवल पे एक ऑफिशियल कंडक्ट के तहत देखा जाएगा तो इनका जो काम था वो इतना सही नहीं था। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया और उनका हाथों हाथ ट्रांसफ़र किया गया। और इनका जब ट्रांसफ़र हुआ तो सीधी सी बात है कि ये न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी। इनसे पहले भी एक और जानकारी थी कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई उससे पहले भी इनके ऊपर एक और कंट्रोवर्सी का एक आरोप लगा कि इन्होंने कुछ लाइसेंस थे, ऑक्शन के लाइसेंस थे, उनको कैंसिल किया था। 2 लैंड ऑक्शंस के लाइसेंस थे, उनको कैंसिल किया था, जिसके अंदर इन्होंने जो बात रखी थी वो ये रखी थी कि इसको जब ऑक्शन किया गया तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ में नहीं किया गया, इसके कारण उनको कैंसिल किया था। खैर, इस वाली बात को तो मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है तो प्रॉपर पता नहीं है, तो पर इसको ज़्यादा सही मानेंगे नहीं, ठीक है। पर ओवरऑल जो बात थी वो ये थी। इसके बाद में जब रिंकू राय को पूछा गया तो इन्होंने बोला कि मुझे कहीं पर भी भेजा जाए, मेरा काम है सर्विस करना, मैं कहीं पर भी जाके सर्विस करूंगा। अगर अपन इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ब्रीफ में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ये 2004 में पीसीएस ऑफिसर बन जाते हैं। पीसीएस यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर अपन बात करते हैं स्टेट की, तो वहाँ पे ये ऑफिसर बन जाते हैं यूपी में, ठीक है। उसके बाद में 2004 के बाद में ये 2008 में मुजफ्फरनगर में ये एज ए सोशल वेलफेयर ऑफिसर के रूप में कार्यरत होते हैं। जब ये सोशल वेलफेयर ऑफिसर के रूप में कार्यरत होते हैं तो वहाँ पे ये देखते हैं 2009 के आसपास की घटना है, ठीक है। वहाँ पे ये देखते हैं कि वहाँ पे बड़े स्तर पे करप्शन हो रहा है। जो पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, वहाँ पे वो देखते हैं कि बड़े स्तर पे वहाँ पे धांधली हो रही है, बड़े स्तर पे वहाँ पे करप्शन हो रहा है। करीब ये देखते हैं कि करीब 80 से 100 करोड़ का करप्शन है। तो ये उसकी शिकायत करते हैं और उसको ये उजागर करने की कोशिश करते हैं। जब ये चीज़ सामने देखने को मिलती है तो उनके ऊपर अटैक होता है। सीधी सी बात है, जो करप्शन करने वाले हैं वो कोई आम व्यक्ति तो होंगे नहीं, और 80 से 100 करोड़ समझ सकते हैं कि रकम भी बहुत बड़ी है। इनके ऊपर फिर अटैक होता है और इस अटैक के अंदर इनके ऊपर गोलियां दागी जाती हैं। करीब 7 गोलियां इनको लगती हैं। पर कहते हैं कि जब भगवान चाहता है ना कि किसी व्यक्ति को बचाना तो वो बच जाता है। ये भी उस हमले में बच जाते हैं। और इसके बाद में ये कंटिन्यूस जब भी मौका मिला तो इन्होंने जो भी, जहाँ पे भी गलत होता वो इन्होंने देखा तो वहाँ पे इन्होंने विरोध करना शुरू रखा। इन्होंने फिर 2012 में भी कंटिन्यू आरटीआई के माध्यम से ये सवाल पूछते रहे, बार बार मल्टीपल टाइम ये आरटीआई फाइल करते रहे।
जब ये मल्टीपल टाइम आरटीआई फाइल करते रहे, अपने सवाल जवाब को करते रहे, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि इनकी जो मेंटल स्थिति है वो सही नहीं है, इनको मेंटल हॉस्पिटल भेज के एक बार के लिए इनको साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इनको मेंटल हॉस्पिटल तक भेजने की कोशिश हुई, पर वो साकार नहीं हो पाई और वो विफल रही। ये कंटिन्यू अपनी सर्विस में थे। और अपन इनके बारे में और भी जानते हैं कि इन्होंने आगे फिर फ्री में बच्चों को स्कूल में पढ़ाया भी खरी। पर उससे पहले देखिए, अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी को सीरियस मोड में पूरा करना चाहते हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी मेंटर की जरूरत है, तो आप हमारे यूपीएससी शून्य से शुरुआत कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। यह आपको 750 रुपये में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटरशिप देखने को मिल जाएगी, डेली बेसिस पर टारगेट देखने को मिल जाएंगे, एनसीईआरटी की क्लासेस देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इसकी नीड है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं। इन सबके साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा एक कोर्स है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो हमारा एक आंसर राइटिंग का कोर्स है, अगर आप चाहें तो उसके अंदर भी आप इनरोल हो सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। इस कोर्स में हमने A to Z आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसके बारे में भी जानकारी दी है, साथ साथ में आपके जो बेसिक डाउट होते हैं वो भी हमने कवर किए हैं। इन सबके साथ में अगर आप एप्लीकेशन को विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको चैट जीपीटी का कोर्स देखने को मिलेगा। कहने का मतलब आप यूपीएससी की तैयारी को एआई के माध्यम से कैसे कर सकते हैं वो हमने वहाँ पे सिखाया है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जाके उसको भी विजिट कर सकते हैं। सो अपन बात कर रहे थे रिंकू, 1 सेकंड इसको हटा देते हैं, ठीक है। अपन बात कर रहे थे रिंकू सिंह राय के बारे में। जब मैंने आपको बताया कि 2012 तक कंटिन्यूस ये अपील करते रहते हैं, आरटीआई फाइल करते रहते हैं। इस बीच में फिर ये पढ़ाने भी लग जाते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिविल सर्विस के लिए गाइड करने लग जाते हैं। ये अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जब अगर आप देखेंगे तो बीच में यूपी गवर्नमेंट की फ्री में सिविल सर्विस कोचिंग शुरू की गई थी, तो ये वहाँ पे फ्री में अपने सर्विस भी देते थे, लोगों को ये पढ़ाते भी थे। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो कैरियर है उसमें इनकी जो जर्नी का एक्सपीरियंस क्या है या फिर इनका जो डेडिकेशन क्या है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ज़्यादा समर्पित था। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को पूरा झोंक दिया लोगों के लिए। इसके बाद में ये यूपीएससी के अंदर आ जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी में ये लग जाते हैं। वैसे तो अपन बात करेंगे यूपीएससी में तो एक जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, ओबीसी के व्यक्ति को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। पर अगर अपन बात करेंगे तो इनको टोटल 16 अटेम्प्ट मिले थे। इसके पीछे एक कारण है, एक तो ये एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, दूसरी बात ये पीडब्ल्यू यानी कि फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते थे। इसके कारण इनके पास में काफ़ी अच्छा एक वो मौका मिल गया एग्जाम देने का। इन्होंने 40 साल की उम्र में यूपीएससी को क्वालिफाई किया 2022 में और इनकी करीब 683 यानी कि 683 रैंक थी। प्रॉपर ये आईएएस बनते हैं। उस समय मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था उस समय कि इनके इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए, इनके बारे में सारी जानकारी उस समय मैंने शेयर की थी। ये उसके बाद में आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं और ये इनकी फर्स्ट पोस्टिंग थी 2022 के बाद में। आप समझ सकते हैं कि 2022 के बाद में 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड लबासना का, और ये 2024 मतलब ये लास्ट ईयर या फिर 2025 के आसपास में इसी साल ये लगे थे और ये इनके साथ में ये सारा काम भी हो गया। ऑल्दो आप इस वीडियो के बारे में, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आप एक बार के लिए मुझे बताइएगा। क्या गवर्नमेंट ने इनके ऊपर जो एक्शन लिया वो सही लिया या गलत लिया, आप मुझे बताइएगा। अगर मेरे से पूछा जाए कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए मैं इस बात को बोलूँगा कि एक जो ऑफिसर होता है उनका एक रोल एंड कंडक्ट होता है कि वो किस तरीके से लोगों के बीच में रिएक्ट करेंगे। लाइक एक ऑफिसर अगर आपको टी शर्ट पहन के खड़ा मिल जाए, अगर एक ऑफिसर नॉर्मल कपड़ों में अगर आपको खड़ा मिल जाए तो वो इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक ऑफिसर हो तो आपका एक ड्यूटी का एक प्रोटोकॉल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन्होंने लोगों के लिए लोगों को साथ लाने के लिए इन्होंने जो एक्शन लिया तो अगर अपन देखेंगे एक आम व्यक्ति के हिसाब से तो वो सही हो सकता है इमोशनली सोचा जाए तो। बट वहीं पे अगर अपन सोचेंगे एक ऑफिसर के रैंक पे, क्योंकि एक ऑफिसर का काम क्या होता है, वो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट का डेलीगेट है, साथ साथ में अपन ये भी समझते हैं कि वो एक जिले का मुखिया है, तो उसका भी एक ड्यूटी प्रोटोकॉल होता है। तो उसके तहत अगर सोचा जाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे सही है, वो भी कम्प्लीटली गलत नहीं है। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ये 2 चीज़ों के ऊपर खड़ा करता है सवाल, गवर्नेंस के ऊपर और एथिक्स के ऊपर। एथिकली सोचा जाए तो वो सही है या गलत है, तो एथिकली एंड मॉरली अपन को सही दिख सकते हैं, बट ड्यूटी प्रोटोकॉल के तहत देखेंगे तो अपन को गलत दिख सकते हैं। तो अपन इस केस स्टडी के माध्यम से कहीं ना कहीं एक एसआई के अंदर, एथिक्स के अंदर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। बाकी अपन गवर्नेंस के अंदर भी इसको थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं। बाकी आपको कैसा लगा मुझे वीडियो में बताइएगा कि आपको ये वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, और बाकी आपकी जो भी मंशा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगी, आप जाके विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।